Okay. Uh, First, we have talked about what is the absurd, and then we have said that how this absurd feelings they are created in human beings, and then we have we have started talking about the difference between uh, responses to the absurd. तो अब absurd के बारे में जो responses हैं वो different philosophers के different हैं, और उसमें हमने जिसकी बात करनी, जिस फिलोसफर की, वो हमने काम्यू की बात करनी है। और काम्यू का हम जो राइटिंग्स हम ले रहे हैं, क्योंकि उसमें से जो हमारे पास है वो मिथ ऑफ सिसिफस है, उसकी हमने बात करनी है। तो हमने कल भी बात की थी कि जो मिथ ऑफ सिसिफस है, ओके, इट इज इटसेल्फ कंसर्न प्राइमरीली विद एन एग्जामिनेशन ऑफ द अदर रिस्पॉन्सेज टू द एब्सर्ड। कि एब्सर्ड की तरफ जो दूसरे रिस्पॉन्सेज हैं वो कौन से हैं, और मिथ ऑफ सिसिफस किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उसको। okay. तो काम्यू ये कहता है कि जो दूसरे फिलोसफर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कंसर्न्ड विद द एब्सर्ड, they have tried to seek ultimately to overcome or transcend it। तो वो ये कहता है कि जो दूसरे फिलोसफर्स हैं, उसमें केकेगार्ड की एग्जांपल है या सार्ट की एग्जांपल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एब्सर्ड सिचुएशन थी उसको या तो ट्रांसेंड करने की कोशिश की, टू गो अबव, उससे बियॉन्ड चले जाने की कोशिश की, या उसको ओवरकम करने की, एब्सर्ड को ओवरकम करने की कोशिश की। ओके, जो हमने कल भी बात की थी कि किस तरह से केकेगार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो काम्यू ने उस तरह से रिजेक्ट किया। ओके, तो जैसे कि काम्यू एक्यूज करता है केकेगार्ड को कि उसने एब्सर्ड जो सिचुएशन है इंसान की, ओके, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ द एब्सर्ड, ओके, उसको उसने रिड्यूस करने की कोशिश की। कहाँ पर? टू द ह्यूब्रिस ऑफ ह्यूमन डिजायर, ओके, टू रिड्यूस द रियलिटी टू क्लैरिटी एंड कोहेरेंस। तो उसने क्या कोशिश की कि वो रियलिटी को क्लैरिटी और कोहेरेंस तक लाने की कोशिश की कि ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को इस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। बेसिकली जो केकेगार्ड है, उसने एब्सर्ड को आप कह सकते हो कि उससे उस सिचुएशन से ट्रांसेंड करने की कोशिश की। और ट्रांसेंड कैसे? उसने कहा कि ट्रांसेंड लाइक लीप ऑफ फेथ, आप उससे जंप करें और उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। तो अब वो कहते हैं कि जो केकेगार्ड की जो डिजायर है फॉर ट्रूथ और क्लैरिटी, ओके, कि वो क्लैरिटी चाहता है वो चीजों, अब फॉर ट्रूथ एंड क्लैरिटी is, okay, truth possible, okay, or are clarity and truth possible in human life? तो इसमें जो काम्यू का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये जो ट्रूथ और क्लैरिटी है, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ही कंसिडर्स इट a sin against a creature's finitude। okay, so जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, we are finite। तो जो फाइनाइट है, जो वन पार्ट है, पार्टिकल है, वो चीजों को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकता, वो उस ट्रूथ तक या उस क्लैरिटी तक नहीं पहुंच सकता। इट मींस कि वो क्या कहता है कि केकेगार्ड इज कमिटिंग अ सिन। तो वो जब ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स इस तरह से क्लैरिटी और ट्रूथ तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ओके, तो अब एब्सर्ड बेसिकली क्या है? एब्सर्ड क्या कहता है? एब्सर्ड ये कहता है, ओके, कि देयर इज अ डिस्पेयर ऑफ मीनिंग और डेप्थ इन लाइफ, कि इस लाइफ में कोई मीनिंग, कोई डेप्थ एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, देयर इज व्हाट वी कॉल डिस्पेयर ऑफ द मीनिंग एंड द डेप्थ, ओके, इन दिस लाइफ। सो अब केकेगार्ड के लिए वही जो डिस्पेयर और डेप्थ है वो क्या बन जाती है? डिस्पेयर एंड डेप्थ जो है वो केकेगार्ड के लिए वो ट्रूथ और क्लैरिटी की तरफ वो जा रहा होता है। ओके, तो बेसिकली वो क्या कहता है काम्यू? वो ये कहता है कि केकेगार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? केकेगार्ड बेसिकली
ये कर रहा है कि ही इज सेक्रीफाइसिंग इंटेलेक्ट एट द ऑल्टर ऑफ गॉड। ओके, कि वो इंटेलेक्ट को सेक्रीफाइस कर रहा है कि नहीं जी, आप इंटेलेक्चुअली माइंड के हवाले से आप कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, आप सेक्रीफाइस कर दें इन सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना ही छोड़ दें। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ इट। तो आप इससे क्या कर जाएंगे, आप ट्रांसेंड कर जाएंगे, आप इससे निकल जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर जो है वो ये समझता है कि केकीगार्ड क्या बना रहा है कि एब्सर्ड शायद इस दुनिया का फिनोमेना है ही नहीं, वो किसी दूसरी दुनिया का फिनोमेना, दूसरी दुनिया का प्रॉब्लम है। क्योंकि हम तो ऐसे हैं ही नहीं, ह्यूमन बींग तो ऐसे नहीं है जैसे कि केकीगार्ड चाहता है। ह्यूमन बींग्स तो इस तरह से नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स वो ट्रूथ और क्लैरिटी को हासिल नहीं कर सकते। सो इफ दे आर अनएबल टू डू दैट, तो वो ये समझता है कि दिस एब्सर्ड ओके इज द क्राइटेरियन ऑफ द अदर वर्ल्ड। ओके, ये किसी दूसरी दुनिया की वो क्राइटेरियन बना देता है केकीगार्ड एब्सर्ड को। लेकिन जो काम्यू है वो क्या समझता है कि एब्सर्ड इज सिंपली द रेजिड्यू ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड, कि एब्सर्ड तो इस दुनिया में हम फील कर रहे होते हैं, इसमें है। ओके, तो अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि बेसिकली देयर शुड बी अ क्राई ऑफ रिवॉल्ट। काम्यू ये समझता है कि देयर शुड बी अ क्राई ऑफ रिवॉल्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। वो क्राई ऑफ रिवॉल्ट को जो केकेगार्ड है वो किस में बदल देता है, वो फ्रेंटिक एडहियरेंस, बस ऐसे ही पागलों की तरह से जो है वो मान लो, दैट्स इट। तो अब एक तरफ वो काम्यू रिवॉल्ट की बात करता है, वो कहता है केकेगार्ड जो है वो उस रिवॉल्ट को दबाने की और जो कुछ है उसके सामने सर झुकाने की बात करता है कि आप जो है एक्सेप्टेड। ओके, देयर इज नो नीड टू पुट एनी सॉर्ट ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट इट। इसी वजह से आपको हमने कहा कि किसी हद तक जो काफका के करेक्टर्स हैं वो केकेगार्ड की फिलॉसफी को भी कहीं फॉलो कर रहे होते हैं कि वो when they are unable to understand things, okay, तो वो क्या करते हैं, वो उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। ओके, वो समझते हैं कि वो वो चीजें उनसे क्या है, बियॉन्ड है। लेकिन काम्यू का क्या कॉन्सेप्ट है कि यू मस्ट पुट अ सॉर्ट ऑफ रिवॉल्ट, अ क्राई ऑफ रिवॉल्ट। ओके, सो वो कहता है कि केकेगार्ड ने बेसिकली जो एक जुर्म किया वो क्या किया, कि एब्सर्ड सिचुएशन है उसको एनलाइटन किया था। एटलीस्ट वो इस हद तक, इस सच्चाई तक, इस बात तक वो पहुंचा था कि जो एब्सर्ड है वो हमारी सिचुएशन है। वो कहता है ये बात तक वो पहुंच गया था। लेकिन बाद में उसने किया क्या, ओके, उसने इससे बिल्कुल जो है वो डिफरेंट किया, वो टू ब्लाइंड हिमसेल्फ टू द एब्सर्ड। फिर उसने अपने आप को, ही टर्न्ड ब्लाइंड हिमसेल्फ टू द एब्सर्ड। कि पहले तो वो एब्सर्ड को मान रहा है कि ये सिचुएशन है, इसी तरह से है दुनिया, इसी तरह से इंसान की एग्जिस्टेंस इसी तरह से है। लेकिन साथ ही ओके, ही टर्न्स ब्लाइंड, वो कहता ठीक है तो इस सिचुएशन को छोड़ें, ये सिचुएशन अपनाएं और यू विल गो फॉर क्लैरिटी एंड यू विल गो फॉर ट्रूथ। तो अल्टीमेटली ये इन दोनों के जो दरमियान है वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट इनकी ओपिनियन में क्या होता है, पैदा होता है। और काम्यू केकेगार्ड की उस ओपिनियन को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ओके, क्योंकि वो ये कहता है कि अब यहाँ पर वो बेसिकली एक ही, वो कहता है कि उसके पास क्या थी, एक क्वालिटी थी केकेगार्ड के पास, या कोई भी जो फिलोसफर जो एब्सर्डिटी की जिसने बात की। ओके, सो ही पोजेसेस, ओके, वो कौन सी क्वालिटी, द इरेशनल, कि ये सब कुछ ऐसे ही है, इलॉजिकल है, इसमें कुछ इस तरह का कोई रिदम नहीं है, किसी तरह की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। ये उसमें इस कायनात की बेसिक जो स्पिरिट थी वो इन सब ने समझी कि ये इरेशनल है, ये ऑल एब्सर्ड है। लेकिन इस ऑल एब्सर्ड को उसने बाद में क्या कर दिया, दिस इज व्हाट काम्यू सेज, डेफाई। ओके, द ओनली जो सर्टेनिटी, इरेशनलिटी, उसने उसको डेफाई कर दिया, मीन उसको गॉडली क्वालिटी देने की उसने क्या की, कोशिश की। तो ये जो गॉडली क्वालिटी देने की जो स्ट्रगल है, ओके, वो जो लीप ऑफ फेथ के थ्रू जो उसने एक्सप्रेस की, ओके, वो यही है कि केकेगार्ड ये समझता है कि जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है, ओके, जो इंडिविजुअल इज नथिंगनेस विदाउट गॉड। ओके, वो उसने बताया कि इंडिविजुअल जो ही इज नथिंग विदाउट गॉड। अब यहाँ पर वो कहता है कि ये जो लीप है, ये जो लीप केकेगार्ड जिसकी बात करता है, काम्यू ये कहता है कि दिस लीप कंस्टिट्यूट्स अ सप्रेशन ऑफ द वेरी टेंशन दैट इज एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन।
द एब्सर्ड। अब एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन क्या, एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन यही है कि वो अनसर्टेनिटी है। एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन वो टेंशन है। लेकिन ये जो लीप ऑफ फेथ है उस टेंशन को सप्रेस कर देती है, तो बात ही खत्म हो जाती है। किरकेगार्ड उस टेंशन को ही खत्म कर देता है वो जब लीप ऑफ फेथ की बात करता है। लेकिन काम्यू कहता है कि वो टेंशन तो रहनी चाहिए, क्योंकि आप उस टेंशन में पैदा हुए। टेंशन की रिकॉग्निशन, दैट इज अ ट्रिब्यूट टू किरकेगार्ड, कि उसने एटलीस्ट उस टेंशन को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन साथ ही उसने एक टर्न लिया कि जिसमें उसने उस टेंशन का सोल्यूशन ढूंढ लिया। ओके, एक ट्रूथ, एक क्लैरिटी की तरफ वो ले गया। तो वो ट्रूथ और क्लैरिटी की तरफ जो लेके जाना है वो अल्टीमेटली उस टेंशन को सप्रेस करना। काम ही हो चाहता है कि वो टेंशन एग्जिस्ट करती रहे, क्योंकि आप उसी टेंशन में पैदा हुए हैं। ओके, और इसके बाद वो सेकंड जो हमारे पास फिलोसफर है हसल, ओके, उसको भी वो लेके आता है और उसकी फिलोसफी को भी वो समझता है कि उसमें भी डेफिशिएंसीज हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि हसल ने इंटेंशनैलिटी की बात की थी, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनैलिटी। अब इंटेंशनैलिटी क्या है, इसको फर्दर आप जब 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पर भी हम इसको देखेंगे। तो इंटेंशनैलिटी क्या है, द आइडिया दैट कॉन्शियसनेस वाज ऑलवेज कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग। कि ये इंटेंशनैलिटी है कि यू आर ऑलवेज मीन योर कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ समथिंग। तो अब यहाँ पर उसने पहले कामियों ने बात की कि मैं कॉन्शियस हूं कि मेरा वजूद एग्जिस्ट करता है, मेरे अंदर एक हार्ट है। ओके, या वो दुनिया जिसको मैं छू सकता हूँ ये है। मीन आप आपकी कॉन्शियसनेस ये सिर्फ आपको बता रही है। ओके, ये जो आपके अराउंड जो वर्ल्ड है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, आप अपनी सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हो। उसके अलावा उसने क्या कहा कि ऑल कंस्ट्रक्शन है, ऑल इन्वेंशन है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कॉन्शियसनेस was always conscious of something। ये तो वेरी मच कंसिस्टेंट विद द एब्सर्ड फिलोसफी कि आप उतना ही कॉन्शियस हो सकते हो जितना कि आपको सर्टन जो आपकी कॉन्शियसनेस जितना अलाउ करती है। क्योंकि कॉन्शियसनेस हर वक्त किसी न किसी चीज की कॉन्शियस तो होती है, लेकिन जो बियॉन्ड है कॉन्शियसनेस के उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जो बियॉन्ड है वो अनअंडरस्टैंडेबल है, अनइंटेलिजिबल है। अब अनइंटेलिजिबल का जो सोल्यूशन हसल ने ढूंढा, वो क्या ढूंढा, उसने वो इंट्यूशन की बात की, उसने एक्स्ट्रा टेम्पोरल एसेंसेस की उसने बात की। ओके, सो ही हैज सेड टू डिस्कवर द पॉइंट वेयर थॉट लीव्स द पाथ ऑफ एविडेंस सेज काम्यूज, वन ओनली नीड्स टू कंसीडर हसल। ओके, हसल अब बेसिकली क्या कहता है कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, और उन मेंटल प्रोसेस के साथ साथ जो है वो जिसके बारे में हमारी नेचुरल साइंसेज और वो बात करती हैं, तो उन मेंटल प्रोसेसेस के साथ साथ हमारे पास जो है वो जो जो पावर है, ओके, वो क्या है कि हम सर्टन जो इटर्नल रीजन है उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। ओके, सो ही लीव्स बाय दिस एक्सपीडिएंट टू द इटर्नल रीजन। तो वो कहता है कि ह्यूमन रीजन तो सारी चीजों को नहीं समझ सकती, तो एक इसके बियॉन्ड भी एक रीजन है, एक इटर्नल रीजन है जिसको समझना इंसान के लिए क्या है, जरूरी है। अब कामियों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इटर्नल रीजन कोई नहीं है, सिर्फ हमारे पास कॉन्शियस कॉन्शियसनेस वाज द कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, बस इसके अलावा हमारे पास हमारे वो लिमिट है, उसके हम बियॉन्ड जो है वो नहीं जा सकते। हमारे लिए वो सारी चीजें हमारी 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 उस कॉन्शियसनेस से बाहर निकल जाती है। मैं अपने वजूद का और उसके अलावा किसी चीज के होने की दलील नहीं दे सकता हूँ। तो अब जब हसल बात करता है कि ये जो हम इटर्नल रीजन की तरफ हम जाते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ पर हसल भी उसी तरह से उस डोमेन से, एब्सर्ड की डोमेन से बाहर निकल जाता है जिस तरह से किरकेगार्ड एब्सर्ड की डोमेन से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर काम्यू जो कंक्लूड करता है, ओके, इन दोनों आइडियल्स हसल और किरकेगार्ड की, ओके, और एक्सटेंशनलिज्म जनरली जिसमें सार्ट को भी आप शामिल कर सकते हैं, इसी को वो फिर क्या कहता है, फिलोसॉफिकल सुसाइड। दिस इज फिलोसॉफिकल सुसाइड। तो वो क्या कहता है कि अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप माइंड में रखेंगे और आपको ये पिछला जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको समझ आ जाएगा। तो he says starting from the premise that nothing in the world has meaning or depth, यहां से सारे स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे सार्ट है, चाहे किरकेगार्ड है, चाहे
काम्यू है, ओके, और किसी हद तक हसल भी, कि सारे यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। क्या स्टार्ट है? दैट नथिंग इन द वर्ल्ड, ओके, हैज मीनिंग और डेप्थ। काम्यू कहते हैं सारे यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, आगे क्या करते हैं? दे प्रोसीड टू फाइंड मीनिंग एंड डेप्थ इन इट। कि सारे इस प्रिमिस से स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड, वट एवर देयर इज इन द वर्ल्ड, इट हैज नो मीनिंग और डेप्थ। लेकिन फिर सारे टर्न लेते हैं और वो टर्न लेके क्या कहना शुरू कर देते हैं कि हमने उसकी डेप्थ को ढूंढना है, या इस वर्ल्ड में मीनिंग और डेप्थ है, हम उसको ढूंढ सकते हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड में कोई मीनिंग, कोई डेप्थ नहीं है, वो कहता है यहाँ तक तो बात ठीक है, और साथ ही, और इट मीन्स कि अगर जो दूसरे क्लेम की तरफ अगर आप जाते हैं कि आपने डेप्थ और उसको ढूंढ सकते हैं आप मीनिंग को, इट मीन्स आपके पहले वाला क्लेम गलत है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन दीज फिलोसफर्स हु टॉक अबाउट एब्सर्डिटी। और काम्यू क्या समझता है? काम्यू यही समझता है कि ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, ओके। सो बिकॉज that nothing in the world has meaning or depth, they proceed to find meaning or depth in it. Okay, he then criticizing the existentialists for defying what crushes them। और यही हमने कल भी बात की थी कि जो चीज आपको, वही एब्सर्डिटी की सिचुएशन ही आपको क्या कर रही है, जो जो क्रिएट हुई है इस दुनिया में, एब्सर्डिटी की जो सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन से बजाय इसके कि आप उस सिचुएशन के साथ कोप विद करें, आप समझते हैं कि नहीं उसका ये सोल्यूशन है, आप अपना एक इंट्यूटिव सोल्यूशन उसमें ढूंढने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और ये ऐसे ही है जैसा कि आपको, आप पर जो जुल्म ढा रहा है, आप उसी को ही क्या करना शुरू कर दें, उसी को ही आप देवता मानना शुरू कर दें। ओके, सो यहाँ पर वो ये कहता है कि काम्यू इंसिस्ट दैट हिज रीजनिंग विल नॉट परमिट सच एन एब्डिकेशन। ओके, सो मस्ट बिगिन एंड एंड विद द एब्सर्ड। वो कहता है कि मैं तो नहीं छोड़ सकता, मैं जो एब्सर्ड की सिचुएशन है उससे ये जो लीप ऑफ फेथ और इटर्नल रीजन की तरफ, आई कैन नॉट गो फॉर दैट। वो कहता है मेरी दुनिया तो एब्सर्ड के साथ शुरू होती है और एब्सर्ड के साथ ही खत्म होगी, क्योंकि वो कंट्राडिक्टरी है, ये कंट्राडिक्टरी नहीं। सो ये कंट्राडिक्टरी इस वजह से नहीं है कि यू आर बोर्न इन द एब्सर्ड सिचुएशन, और उसी एब्सर्ड सिचुएशन के साथ ही आपने जीना सीखना है, ना कि आपने उसके लिए कोई आप कह सकते हैं मेटाफिजिकल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देनी है, इटर्नल रीजन ढूंढने की कोशिश कर देनी है, लीप ऑफ फेथ की आपने बात करना शुरू कर देनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो कोट करूंगा तो वो मिथ ऑफ सिसिफस में से जो लाइंस हैं वो क्या है कि माय रीजनिंग वांट्स टू बी फेथफुल टू द एविडेंस दैट अराउज। तो एविडेंस क्या है जो अराउज हुआ है एक एब्सर्ड सिचुएशन का, तो वो कहते हैं कि मेरी रीजनिंग उसी के साथ फेथफुल रहना चाहती है। मेरी रीजनिंग ये नहीं कहती कि मैं कहूँ कि नहीं मेरी रीजन में कोई मसला है तो इसलिए मैं कोई इटर्नल रीजन ढूंढने की कोशिश करूँ या लीप ऑफ फेथ लगाने की कोशिश करूँ। नो, माई रीजनिंग वांट्स टू बी फेथफुल टू द एविडेंस दैट अराउज्ड इट। द एविडेंस इज द एब्सर्ड। तो एविडेंस कौन सा है कि वो एब्सर्ड है। एविडेंस इज द एब्सर्ड, इट इज दैट divorce between the mind that desires and the world that disappoints। ये वही एब्सर्ड की सिचुएशन उसने कैसे क्रिएट होती है वो हमने पहले भी उसकी बात कर ली और यहाँ पर दोबारा से वो बात कर रहा है। इट इज दैट divorce between the mind that desires and the world that disappoints। My nostalgia for unity, this fragmented universe and the contradiction that binds them together। Kierkegaard suppresses my nostalgia and Husserl gathers together that universe। वो कहता है कि वो उस यूनिवर्स में कोशिश करते हैं यूनिटी लेके आए, और केकेगार्ड क्या करता है, केकेगार्ड मेरे नोस्टैल्जिया को सप्रेस कर देता है। ओके, कि वो नोस्टैल्जिया मेरा एब्सर्ड है, आप एब्सर्ड को भूल के दूसरी दुनिया में चले जाते हो। आप उस कॉन्शियसनेस वाज मींस कॉन्शियस ऑफ समथिंग, तो उसको आप भूल के आप इटर्नल रीजन की तरफ चले जाते हो। तो वो कहता है कि ये दोनों जो है बेसिकली मेरा जो बेसिक एविडेंस है उसको डिनाई करते हैं, कि बेसिक एविडेंस से उसकी डोमेन से बाहर निकल जाते हैं। सो व्हाट ही सेज, इट इज अ मैटर ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग with those dislocations of knowing whether one had to accept or refuse। So there can be no question of making the evidence of suppressing the absurd by denying one of the terms of its equation। It is essential to know whether one can live with it or whether, on the other hand, logic commands one to die from it। Okay, तो वो कहते हैं कि आप absurd में ही रहें,
फिर आप सोचें कि क्या आप उस एब्सर्ड में आपने जिंदा रहना है या उस एब्सर्ड में आप मर सकते हैं या उस एब्सर्ड से आप मर सकते हैं, ये आपने बाद में डिसाइड करना है। पहले ये तो माने कि सिचुएशन एब्सर्ड है और उसी में ही आपने रहना है, वो कि वो दोनों फिलॉसफी से बाहर ये क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर एब्सर्ड का वो जो प्रिंसिपल बताने के बाद, ओके, सो इसके बाद वो फर्दर क्वेश्चन की तरफ आता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपने मान लिया, काम्यू ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि जो एविडेंस है वो क्या है, एब्सर्ड है, वो सिचुएशन एब्सर्ड है, आप उस सिचुएशन से ट्रांसेंड नहीं कर सकते, आप उस सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर सकते, आप लीप ऑफ फेथ और इटर्नल रीजन की बात नहीं कर सकते। सो व्हाट वुड यू डू? ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पर जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, ओके, जो इस सिचुएशन से इमर्ज होता है वो होता है, और वही क्वेश्चन बेसिकली हम मिथ ऑफ सिसिफस में या इसके बाकी जो राइटिंग्स उसमें हम देखते हैं, इज लाइफ वर्थ लिविंग? इज लाइफ, अगर ये सिचुएशन है, आप एब्सर्ड की सिचुएशन है एंड यू कैन नॉट चेंज इट विद व्हाट Kierkegaard says or what Husserl says. So, is life worth living? तो फिर जीना है या नहीं जीना? और अगर इसको if you just put it more accurately, if human existence is governed by the absurd, does the absurd dictate that we respond in one way or another? Okay, क्या absurd हमें बताता है कि हम एक तरह से दूसरी एक जो हमारा रिएक्शन हो सकता है, दूसरा रिएक्शन, क्या absurd हमें इसके बारे में डिक्टेट करता है? सो वो कहते हैं कि अपेरेंटली तो यही लगता है कि जो एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ है, इट्स अ सफिशिएंट रीजन टू डीम इट अनवर्दी ऑफ एफर्ट। ओके, तो वो कहते हैं कि अपेरेंटली तो यही लगता है कि जो एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ है वो हम इसको ये समझें कि जिंदगी शायद जीने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसकी एब्सर्डिटी ही हमें इस तरफ लेके आती है कि जीने के काबिल नहीं है। ओके, सो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर जिंदगी जीने के काबिल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? मौत का बचता है। मीन यू कमिट सुसाइड, यू डाई और व्हाटएवर। लेकिन दूसरी तरफ वो भी, ये जिस तरह से लाइफ मिस्टीरियस और वो है, इसी तरह से वो डेथ भी इसी तरह से ही है। ओके, सो ही सेज अज्यूमिंग दैट देयर इज एज लिटिल परफेक्ट कोहेरेंस इन डेथ एज देयर इज इन लाइफ। डेथ में भी वो कोहेरेंस नहीं है, जो जिंदगी में भी नहीं है वो डेथ में भी नहीं है। कोहेरेंस ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, ना इधर है ना उधर है कोहेरेंस। सो व्हाट वन शुड डू? ओके, सो Camus says there is no clear choice between the two. क्लियर चॉइस नहीं है कि शायद डेथ में जाके कुछ सिचुएशन बदल जाएगी, जो जिंदगी में है तो वो कुछ डिफरेंट है। नॉट एट ऑल। सो क्लियर चॉइस नहीं है। सो अब आपने करना क्या है? Here he gives the solution. Okay, and what is that solution? Solution is that Camus argues that we should keep the absurd alive. We should keep the absurd alive. Okay, rather than attempt to suppress it through philosophical suicide. तो अब हमने वो फिलोसॉफिकल सुसाइड जो वो Kierkegaard ने की, हसल ने की, और इवन ही टॉक्स अबाउट हाफ, वो फिलोसॉफिकल सुसाइड है। वो कहते हैं फिलोसॉफिकल सुसाइड से बेहतर है कि आप उसी एब्सर्ड सिचुएशन को ही, अपनी एब्सर्डिटी को ही आप लाइव रखें। और दूसरा क्या है इसमें? एब्सर्डिटी को लाइव रखना, ओके, और डिस्ट्रॉय इट थ्रू फिजिकल सुसाइड, या आप अपने आप को मार दें उस सुसाइड को, उस एब्सर्डिटी को खत्म करने के लिए। लेकिन क्या मारना ऑप्शन है या नहीं है, ये बाद की बात, हम इस पर भी फर्दर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लिविंग की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो कामियो जो है वो इसकी फर्दर एक कोटेशन आप यहाँ पर देखेंगे, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्दर आपका ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि उसमें में क्या कहता है कि लिविंग एन एक्सपीरियंस a particular fate is accepting it fully. Now, no one will live this fate and knowing it to be absurd unless he does everything to keep before him that absurd brought to life by consciousness, negating one of the terms of the opposition on which he lives amounts to escaping it. To abolish conscious revolt is to elude the problem. Okay, the theme of permanent revolution is thus carried into individual experience. Okay, वो क्या कहता है कि आप अगर डेथ की तरफ अब जाते हो, वो ऑप्शन आप लेते हो, ओके, और सब कुछ आप छोड़ देते हो उसी तरह से, तो वो जो डेथ की आप ऑप्शन ले रहे हो, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द प्रॉब्लम।
तो प्रॉब्लम को अवॉइड तो नहीं ना करना, प्रॉब्लम तो है, तो उसको अवॉइड नहीं करना, उससे बचने की कोशिश नहीं करनी। तो बेसिकली वो क्या कहता है कि दैट देयर इज अ परमानेंट रिवॉल्ट। ओके, वो रिवॉल्ट आपको यहीं पे सिसिफस में भी नजर आएगा। सो अब ये रिवॉल्ट क्या है कि आपने उसी सिचुएशन में रहना है और फिर उसको आगे रिवॉल्ट फर्दर क्या हो जाएगा हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। लिविंग इज कीपिंग द एब्सर्ड अलाइव, दिस इज व्हाट ही सेड, ये जिंदगी, कीपिंग द एब्सर्ड अलाइव। ओके, कीपिंग इट अलाइव इज अबव ऑल कंटेम्पलेटिंग इट, सोचना दूसरी बात है, लेकिन कीपिंग इट अलाइव दैट इज one of the only coherent philosophical positions is thus revolved। तो जो कोहेरेंट फिलोसॉफिकल पोजीशन क्या है कि आप इस सिचुएशन में हो, ये एब्सर्ड सिचुएशन है, और उसमें जो रिवॉल्ट है वो कहता है कि वही एक कोहेरेंट पोजीशन है। सो इट इज अ कांस्टेंट कन्फ्रंटेशन बिटवीन मैन एंड हिज ओन ऑब्सक्योरिटी। ओके, टकराव है लगातार। ओके, उसकी ऑब्सक्योरिटी कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ समझ नहीं आ सकता, अनइंटेलिजिबल है, और इंसान के जो टकराव है। So it is an insistence upon an impossible transparency. It challenges the world anew every second. Okay? Just as danger provided man with unique opportunity of seizing awareness, so metaphysical revolt extends awareness to the whole existence. Okay? तो वो जिस तरह से आप डेंजर में होते हैं तो आपकी हर एक चीज एक्टिव, हर एक सेंस एक्टिव होती है। ओके, तो यू आर क्वाइट अलर्ट। तो वो कहता है ये लाइफ भी ऐसे ही है। तो आपने इसमें जो है वो कंसिस्टेंटली उस एब्सर्ड को उसके बारे में यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट, और आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, उससे कॉन्फ्रंट कर रहे हो, उस एब्सर्डिटी को आप कॉन्फ्रंट कर रहे हो। इट इज दैट कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ मैन इन हिज ओन आईज, इट इज नॉट एस्पिरेशन फॉर इट इज डिवॉइड ऑफ होप। ओके, तो आप इसको इंस्पिरेशन नहीं समझेंगे कि मैं इससे निकल जाऊंगा और ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई होप नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप उसमें से लड़ रहे हैं तो बाहर निकल जाएंगे। मीन दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस दैट रिवॉल्ट इज द सर्टेनिटी ऑफ अ क्रशिंग फेट विदाउट द रिजिग्नेशन दैट ऑट टू अकम्पनी इट। ओके, तो रिजाइन नहीं है, रुकना नहीं है, मौत की तरफ जाना नहीं है। ओके, सो क्योंकि मौत की तरफ जो जाना है अकॉर्डिंग टू काम्यू, वो क्या है, वो रेपुडिएशन है, वो एक्विएसेंस टू द एब्सर्ड है। मौत की तरफ जब आप जाते हो तो इट मींस कि आपने पैसिवली एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है यार मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग। तो काम्यू सुसाइड को सॉल्यूशन नहीं समझता है, सुसाइड को एब्सर्ड सिचुएशन से कॉन्फ्रंट करने का सॉल्यूशन नहीं समझता है। ये सुसाइड कर लें और ठीक है एब्सर्डिटी से आपकी जान जो है वो छूट जाएगी, तो उसने तो पहले कह दिया कि मौत और जिंदगी, ओके, ये दोनों ही एक तरह से क्या है, वो इनकोहेरेंट है। ओके, इन दोनों में कोहेरेंस नहीं है, क्योंकि अगर उधर कोहेरेंस हो तो आप उसकी तरफ आप चले जाओ, क्योंकि बेसिकली स्ट्रगल तो कोहेरेंस की है जो नहीं आ सकती, आ नहीं सकती, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग कोहेरेंस और अनइंटेलिजिबल सिचुएशन, और आप उस अनइंटेलिजिबल सिचुएशन को आप खत्म नहीं कर सकते। सो like the Kierkegaardian leap, okay, such abdication is acceptance in the extreme। okay, तो आप अगर आप वो करते हो, एक्सेंस करते हो उसकी तरफ, इट मीन्स कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो सिचुएशन आप पे भारी है और आप उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, या आपने उस सिचुएशन को मान लिया है बेसिकली। बल्कि यहाँ पे वो रिवॉल्ट की फीलिंग्स खत्म है, सुसाइड में आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि दैट इज द एंड। ओके, सो हियर he says suicide is not therefore for Camus an ultimate act of hubris। आप सुसाइड को hubris आप नहीं समझेंगे कि मैं क्योंकि अपने मेरा प्राइड था और मैं इस absurd सिचुएशन के साथ जो है वो कोप विद नहीं जो है ना वो करना चाहता था, और ये सब तो मैंने इस absurdity के रिवॉल्ट में मैंने सुसाइड कर दी। सो दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ hubris but is in fact a renunciation of all human values and indeed the possibility of human values। कि आपने जब सुसाइड कर दी तो आपने ये समझ लिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, okay, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई ह्यूमन वैल्यूज मेरी नहीं है, मैं कोई इससे मुकाबला करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। okay, तो अल्टीमेटली आप उसको रिनंसिएट कर रहे हो। ओके, तो इट इज नॉट द अल्टीमेट एक्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। आप सुसाइड को ह्यूमन फ्रीडम का अल्टीमेट एक्ट नहीं कंसिडर करेंगे, बट द रिनंसिएशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। आपने तो इस फ्रीडम को खत्म कर दिया, आपने तो, आप जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो फ्रीडम कहाँ से रही, तो अल्टीमेटली यू रिजेक्ट दैट। सो दैट इज वाई वो अल्टीमेटली वो जो
एब्सर्ड की जो सिचुएशन है, ओके, तो उसमें सुसाइड की जो ऑप्शन है उसको कामयू सेकंड नहीं करता। ही डज नॉट अप्रूव इट कि सुसाइड एक सिचुएशन हो सकती है कि जिससे आप एब्सर्ड को क्या कर सकते हो, मीट कर सकते हो। तो यहाँ तक आज हम इसको लेक्चर को रोकते हैं, तो फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम फर्दर कंटिन्यू